Here we are having two sentences written on the board. The very first sentence is swimming is my favorite hobby. Second one is he is swimming in the pool. इन दोनों sentences में आप देखें कि swimming word जो है वो दोनों में क्या है, common है. फर्स्ट सेंटेंस में भी यूज हुआ, सेकंड सेंटेंस में भी यूज हुआ. लेकिन यहाँ देखने वाली बात क्या है कि क्या दोनों आईएनजी वाली फॉर्म्स जो हैं सेम फंक्शन कर रही हैं. ये तो पहला सेंटेंस है, उसमें स्विमिंग बिल्कुल स्टार्ट में आया है और ये काम कर रहा है एज नाउन. ये नाउन के तौर पे काम कर रहा है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमें बताता है हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि ये जो है ये क्या है. सेकेंडली जो स्विमिंग है इसके बाद आया है, हमें पता है एग्जामर, वाज वर, विल बी, शैल बी, इन सब के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में स्विमिंग वर्क कर रहा है एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. और बाकी का जो हिस्सा है जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ये बताता है हमारे सब्जेक्ट के बारे में. और जो सेकंड सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअली क्या है, ये एक एक्शन वर्ड है, ये एक्शन के तौर पे काम कर रहा है. इट मींस यहाँ पर स्विमिंग नाउन है तो यहाँ पर सेकंड वाले सेंटेंस में स्विमिंग जो है ये क्या है, वर्ब फॉर्म है. ये हमें एक्शन के बारे में बता रहा है जो ही कर रहा है इन द पूल. सो याद रखिएगा कि आईएनजी वाली फॉर्म जो है इसके एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं. आईएनजी वाली फॉर्म के एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं. ये नाउन के तौर पे भी यूज होती है और ये वर्ब फॉर्म के तौर पर भी यूज होती है और समटाइम ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होती है. ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है ये वर्ब फॉर्म के तौर पे भी यूज होती है और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होती है. ठीक है, सो याद रखिएगा आईएनजी वाली वो फॉर्म जो नाउन के तौर पे एक्ट करती है उसे हम कहते हैं जेरेंट, उसे हम कहते हैं जेरेंट. और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड एक्ट्स एज अ नाउन, और ये नाउन के तौर पे काम करती है, नाउन के तौर पे काम करती है. सो यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है. लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात क्या है कि हर आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो जेरेंट नहीं होती है. सो हमने किस चीज को फोकस करना है जब हम इसको आइडेंटिफाई करने की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है. और इस वीडियो में हम जेरेंट को ही डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट फंक्शंस, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और कॉमन मिस्टेक्स क्या है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे. सो याद रखिएगा हर आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो जेरेंट नहीं होती है. सो हमने किस चीज को फोकस करना है, हमने सेंटेंस में इसके फंक्शन को फोकस करना है. आइदर इट इज वर्किंग एज अ नाउन और एज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. ये नाउन के तौर पे काम कर रही है, वर्ब फॉर्म के तौर पे काम कर रही है या फिर एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है. So the main tip is focus on function, not on spelling, if you want to identify gerund. अब gerund तो हमने सीख लिया कि ये होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और साथ में ये एक्ट करेगी एज अ नाउन. नाउन के तौर पे तो एक्ट करेगी. अब नाउन की जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, कभी ये सब्जेक्ट के तौर पे होता है, कभी ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है और कभी ये प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है. तो उसी तरह से जिस तरह से नाउन की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जेरेंट की भी डिफरेंट पोजीशंस हैं. अब हम देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज एज सब्जेक्ट. जब ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो ये किस तरह से करेगा, रीडिंग इज बेनिफिशियल. रीडिंग यहाँ पर एज नाउन यूज हुआ है, एज वर्ब यूज नहीं हुआ है. लर्निंग नेवर एंड्स. सीखने का अमल कभी खत्म नहीं होता. ट्रैवलिंग ब्रॉडन्स द माइंड्स. जितना आप ट्रैवल करते हैं उतना आप सीखते हैं. तो यहाँ पर टिप क्या है जो आपने बात याद रखनी है, वो ये है कि जेरेंट टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. जेरेंट बताता है हमें कि सेंटेंस जो है वो किस चीज के बारे में है. सेकेंडली अब हम देख लेते हैं एज ऑब्जेक्ट. जेरेंट का यूज एज ऑब्जेक्ट के तौर पर जब ये यूज होगा तो इसको किस तरह से यूज किया जाएगा. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज आई एंजॉय रीडिंग. अब यहाँ पर देखें कि दो सेंटेंसेस हैं. एज सब्जेक्ट में भी रीडिंग को यूज किया था मैंने और एज ऑब्जेक्ट में भी यूज किया था. जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया तो ये आ गया बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, बिल्कुल बिगिनिंग में, स्टार्ट में.
और ऑब्जेक्ट के तौर पे जब यूज किया है तो ये आ गया है वर्ब के बाद। सेकेंड एग्जाम्पल इज शी लव्स पेंटिंग, उसे पेंटिंग करना जो है वो पसंद है, पेंटिंग पसंद है। वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस एस वाला आपने यूज करना है, सी वाला यूज नहीं करना है। सी वाला प्रैक्टिस जो होता है वो नाउन होता है, जो एस वाला होता है ये एक्शन वर्ड होता है। और यहाँ पर टिप देख लेते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें फिंगर टिप पे होना चाहिए। याद रखिएगा कुछ वर्ब हैं जिनके बाद जेरंड ही यूज होगा, इन्फिनेटिव यूज नहीं होगा। इन्फिनेटिव याद रखिएगा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और सम टाइम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जेरंड का सेम वेटेज होता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो वर्ब हैं जैसे एंजॉय, फिनिश, अवॉइड, कीप, माइंड, प्रैक्टिस, कंसिडर, एडमिट, इमेजिन एंड सजेस्ट, इनके बाद आपने हमेशा जेरंड को यूज करना है, इन्फिनेटिव आप यूज नहीं करेंगे। अब बात यह है कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो याद रखिएगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने इन वर्ब्स के बाद हमेशा जेरंड को यूज करना है, इन्फिनेटिव को यूज नहीं करना है। थर्ड यूज इसका देख लेते हैं कि जेरंड को कहाँ यूज करते हैं हम, आफ्टर preposition. Let's see some of the examples. The very first one is she is interested in learning English. इस सेंटेंस में देखिएगा इन जो है ये क्या है preposition और इसके बाद ing वाली वर्ब फॉर्म यूज हो रही है, ये है gerund. Second sentence is thank you for helping me. for यहाँ पर क्या है preposition है और preposition के बाद ing वाली फॉर्म जो है वो हमेशा क्या कहलाएगी, gerund कहलाएगी। He left without saying goodbye. थर्ड सेंटेंस है हमारा he left without saying goodbye. तो यहाँ पर without हमारा कंपाउंड preposition है। So preposition के बाद हमेशा ing वाली फॉर्म क्या कहलाएगी, gerund। और जो फिंगर टिप पे बात रखनी है वो क्या है कि after preposition always use gerunds not the infinitive। यहाँ पर भी वही बात है कि preposition के बाद आपने gerund को यूज करना है, infinitive को यूज नहीं करना है। अब देख लेते हैं नंबर 4 पे gerund यूज होता है after certain expressions. The very first example is it's worth reading. worth reading का मतलब ये है कि पढ़े जाने के काबिल है। Second one is I can't help smiling. मैं मुस्कुराए बिना ना रह सकी। So यहाँ पर help आ गया है। Third sentence is it's no use arguing. दलील देने का कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर आगे देखें ये certain expressions हैं, इनमें gerund यूज होता है। और फिंगर टिप पर रखने वाली बात ये है कि ये कोई ऐसे सेंटेंसेस नहीं है जिनसे हम परेशान हों। ये सेंटेंसेस बहुत कॉमन हैं in written as well as in spoken English. Now let's see some of the common mistakes. ऐसे mistakes जो पेपर में आती हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। कुछ mistakes जो है वो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की हैं। The very first one is I enjoy to read books. और मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी वर्ब की जिसमें enjoy शामिल था। enjoy के बाद infinitive नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, gerund आएगा। तो ये आ जाएगा reading. I enjoy reading books. और second example है she is good at singing. sing नहीं आएगा, यहाँ पर singing आएगा। क्यों? इसलिए कि preposition के बाद gerund यूज होता है। The last one is he finished to write the letter. यहाँ पर फिर वही first sentence वाली मिस्टेक है। finish के बाद आपने लगाना है gerund। तो लिखेंगे writing। तो याद रखिएगा राइटिंग में सिंगल टी होता है, डबल टी की मिस्टेक भी स्टूडेंट्स कर जाते हैं। रिटन में डबल टी होता है, राइटिंग में सिंगल टी होता है। नाउ लेट्स हैव अ लिटिल क्विज। छोटा सा क्विज है आप लोगों के लिए, देखते हैं आप लोगों में से कौन जो है वो इसको आसानी से कर पाता है। आई एंजॉय डैश, वर्ब हमारे पास है रीड। नेक्स्ट इज दे फिनिश्ड डैश, वर्ब है पेंट। थर्ड वन इज शी इज इंटरेस्टेड इन डैश और वर्ब है हमारे पास लर्न। नाउ लेट्स सी द आंसर्स। I enjoy reading. They finished painting. The last one is she is interested in learning. So, जो आपने वर्ड गेस किए अगर तो ये उन्हीं से मिलते जुलते हैं, ये वही हैं। So congratulations, आप आज का टॉपिक लर्न कर चुके हैं। Let's summarize the topic of the day, that is about gerund. और याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ing act as a noun is gerund.
फर्स्ट फॉर्म जो नाउन के तौर पे एक्ट करेगी उसे हम कहेंगे जेरेंड। Not every ing word is a gerund, और ing वाली हर फॉर्म gerund नहीं होती है। They can be action word, they can be adjective as well. Third point is a gerund can be used as subject, as object, और याद रखिएगा subject और object हमेशा noun ही होते हैं, ठीक है। After preposition and after certain expressions. और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि some verbs are followed by gerunds, इन्हें gerunds ही यूज होना होता है, इंफिनिटिव यहाँ हम यूज नहीं कर सकते हैं। और ये वर्ब्स कौन कौन से हैं? एंजॉय, अवॉइड, फिनिश, कीप, प्रैक्टिस, कंसिडर, माइंड, एडमिट, इमेजिन। वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट वर्ड, राइट प्लेस। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।